लेकिन एक सवाल जो आपके हमारे हर देशवासी के मन में है वो है, इस देश में कोरोना के खिलाफ दूसरी लहर के बीच और साथ ही तीसरी लहर की आशंका के बीच अगर एक मुकम्मल जंग हमें लड़नी है कोविड के खिलाफ, तो वैक्सीनेशन ही, जी हां, टीकाकरण ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ऐसे में टीकाकरण के पूरे कार्यक्रम पर तमाम जो आरोप अभी तक विपक्ष की तरफ से लगते रहे, उन सब के बीच जो नीति आयोग के सदस्य हैं और चेयर हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के, हमारे साथ डॉक्टर वी के पॉल इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वी पॉल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि आज आपने कहा है कि लगभग आने वाले दिनों में हम 1 करोड़ वैक्सीन देंगे। आपने कहा कुछ सप्ताह में हम कोशिश करेंगे 73 लाख हम वैक्सीन दें, लेकिन औसतन मई के महीने में पिछले सप्ताह में हमने 16 लाख वैक्सीन दिए हैं। अगर भारत को हर्ड इम्यूनिटी करना है तो 60 से 70% आबादी को हमें वैक्सीनेट करना होगा, जो कि अभी तक हम सिर्फ 3 से 4% को कर पाए हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि लगभग हमें 180 करोड़ डोज, मैं डोज की बात कर रही हूं, 180 करोड़ डोज चाहिए होंगे अगर हमें ऐसी इम्यूनिटी देश में लानी है। कैसे तैयारी है आपकी, ये कैसे करेंगे, और जो 73 लाख एक दिन में या 1 करोड़ वैक्सीन का आप दावा कर रहे हैं देने का, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? डॉक्टर पॉल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात उभारी गई वो इसलिए है कि हमने अपने देश में अल्टीमेटली कोविड-19 के वैक्सीन को हर व्यक्ति तक लेके जाना है, हर वयस्क तक लेके जाना है। और जैसे जैसे हमारे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस गति को इतना ले जा पाएं कि हम 70-75 लाख पर डे या उससे भी ज्यादा, और कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ तक भी पर डे करने की कोशिश करेंगे। ये एक आह्वान की तरह आप लीजिए, क्योंकि हमें जब वैक्सीन की सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी तो हमारा सारा जो जोर होगा ये होगा कि ये वैक्सीन तेज गति से दिन ब दिन हर व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि हम अपने देश में इस महामारी को पूरी तरह से रोकथाम करने में सम्मिलित हों। और ये एक आह्वान की तरह लीजिए और एक दृढ़ निश्चय की तरह हमें इसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्पीड लाने से ही देश उस टाइम जल्दी से जल्दी उस स्टेज पे पहुंचेगा जिसकी कि हम सब लोग आशा भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं। और ये तभी संभव होगा जब वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। उसके ऊपर इससे पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाने की कोशिश करी थी और आज भी उसको चिन्हित किया है कि अगर हम देखें कि हमारे भारत में जो वैक्सीन बनाने वाले उपक्रम हैं, कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम उनकी पोटेंशियल, उनका कॉन्फिडेंस और उनके कमिटमेंट को देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो हम पाते हैं कि हम इस साल के अंत तक, अगस्त और दिसंबर के बीच में 200 करोड़ तक डोज बनाने में हम कर दिखा सकते हैं। ये सारे कंपनीज टुगेदर कैन अचीव developing and manufacturing 200 crore doses, and that is a roadmap along which the industry will move and the government will help and people will appreciate and people will encourage this effort. तो अगर हम दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दिखाई देता है, एक ध्येय दिखाई देता है, एम दिखाई देता है कि हम इस तरह बढ़ने को, जहां से अभी तक हम पहुंचे हैं, हमने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया, उसको बढ़ाया, उसको ये भी करके दिखाया कि एक दिन में 43 लाख डोजेस हम देने में सक्षम हैं। लेकिन इसी सक्षमता को हम और भी बढ़ाएंगे ताकि जल्द से जल्द जितनों को भी वैक्सीन मिलना चाहिए वो मिल सके। और उपलब्धता पे एक बारी सॉर्ट आउट जब हो जाता है, उपलब्धता पूरी तरह से संभव हो जाती है, तो हमें करके दिखाने का आह्वान है। उसके अंतर्गत ये बात कही है और ये बात बिल्कुल वैलिड है कि ये करके हमें दिखाना होगा। जी, मेरा सवाल जो अगला आपसे है सर, जब हम अप्रैल के महीने में वैक्सीन दे रहे थे तो औसतन हम लगभग 30,24,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। ये जो अभी मई के महीने में 23 मई और ये लगातार हम देख रहे हैं, ये जो डिप आया है, ये जो डिक्लाइन नीचे की तरफ हम पहुंच गए हैं,
ये क्यों हुआ है? अब हम कैसे 30 लाख से 16 लाख पर हम क्यों पहुंच गए? इसकी क्या वजह आप समझाएंगे? दो वजह हैं। पहली वजह ये है कि जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी स्पेयर तरह भी अवेलेबल थी। इसका मतलब यह हुआ था कि ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने लाइसेंशियर होने से भी पहले वैक्सीन को खूब सारा बनाना शुरू कर दिया था, तो स्टॉक पाइल अवेलेबल था और वो लगातार उस जो जो हमारे पास वो सेविंग मान लीजिए या जो हमारे पास ये वॉल्यूम अवेलेबल था उसको हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब हम ये 1-2 महीने इस सिचुएशन में है जबकि वैक्सीन प्रोडक्शन भी चल रही है और उसका साथ साथ इस्तेमाल भी हुआ जा रहा है। तो एक इसकी वजह से एक थोड़ा सा स्लोनेस दिखाई दे रही है, लेकिन ये बदलाव अब आ रहा है क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता आगे बढ़ती जा रही है और ये मैं जैसे कि गवर्नमेंट ने भी क्लियर किया है 1 करोड़ से भी ज्यादा डोसेज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं और ये और भी बढ़ेंगे। दूसरा है कि जब हम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ आए जिसमें कि स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो जो 50% जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो स्टॉक पाइल बन रहा है उसमें वो अपने आप खरीद सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल जो बनी 50% की बनी, उसमें प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है मैन्युफैक्चरर से सीधा ले सकते हैं। तो जब इसमें बदलाव आया तो थोड़ा वक्त लगा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टेंडर्स अपने परचेज ऑर्डर्स दे पाए, प्रोक्योर कर पाए, लेकिन ये काम भी अब स्मूथ होता जा रहा है। हाँ। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने ठीक अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और इसमें फिर जो उस रास्ते से जो प्रोक्योरमेंट होनी है और अवेलेबल होना है वो भी अब स्ट्रीमलाइन हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगले हफ्तों में इसमें और एक्सेलरेशन आएगा, तेजी आएगी और वो जो पोटेंशियल पहले दिखाया है उसको सिर्फ पूरा ही नहीं किया जाएगा, उसके बियॉन्ड भी जाएंगे। ये स्टेट और सेंटर पर जो पूरा मुद्दा है वो मैंने देखा है, आपने उस पर भी अपने इस पूरे जो आपने पीआईबी में जारी किया आज प्रेस रिलीज, मिथ नंबर 5 जिसे आप कह रहे हैं, उस पर मैं उस पर थोड़ा सा रुक कर आऊंगी सर, क्योंकि दर्शक अभी वैक्सीन और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आपने पहले ही अपने जो बात कही है उसमें कहा है सेंटर इज नॉट डूइंग एनफ, यानी बाहर से विदेशों से वैक्सीन लाने में केंद्र सरकार अहम कदम नहीं उठा रही है, उसको आपने उस पर सफाई दी है। उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। सबसे पहले आपने कोट किया है 3 कंपनीज, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना। फाइजर से शुरुआत करते हैं सर। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन कब आएंगी, तो इसमें मैं 3 सवाल आपसे पूछ रही हूँ फाइजर रिलेटेड। सबसे पहला ये कि कब तक हम उम्मीद करें कि भारत में फाइजर की वैक्सीन आएंगी? एक खबर है कि लगभग 5 करोड़ वैक्सीन वो मुहैया कराएंगे, उस पर आपकी क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? सरकार उन्हें इस साल किस महीने से बातचीत में एंगेज कर रही थी और कहां पर रोड़ा आया? क्योंकि वो हमेशा जिस भी देश में देते हैं वो इंडेमनिटी मानते हैं अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, ताकि उन पर कोई लायबिलिटी ना हो कुछ होने में। तो उस पर भारत सरकार का क्या स्टेटस है और कब तक हम उम्मीद करें कि फाइजर से वैक्सीन हमें देश में मिलेंगी और कितनी? फाइजर से हमारी बातचीत पिछले साल से ही चली हुई है, मिड ईयर से, जुलाई अगस्त से चली हुई है, सिस्टमैटिक चली हुई है और उसको एक पीरियोडिक रिव्यूज होते गए और हमने शुरू से ही उनसे विनती करी कि आप देश में आइए, बनाइए और देश को सप्लाई करिए। उन्होंने जब इंडिकेट किया, उस टाइम पे इंडिकेट किया कि मैन्युफैक्चरिंग में अभी नहीं आना चाहेंगे और इंडिकेट किया कि जब भी उनकी तरफ से उपलब्धता वैक्सीन की होगी तो वो हमें सूचित करेंगे और बताएंगे। और ये बातचीत बार बार चलती रही कि क्या वक्त आ गया है कि आप मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, उसमें हम आपकी क्या मदद करना चाहेंगे। तो ये एक बातचीत का सिलसिला शुरुआत से ही चला हुआ है, पिछले साल के मिडिल से लगभग चला हुआ है। अब जब कुछ दिन पहले से इंडिकेशन मिली कि उनके पास वैक्सीन उपलब्धता है और वो ऑफर कर रहे हैं इंडिया को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें जो उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, उसमें इंडेमनिटी का भी इशू है, उसमें ये भी इशू है कि वो किस तरह से सप्लाई यहाँ पे करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार ये भी है उनकी अपेक्षा कि जब वो अप्लाई करेंगे तो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज जो है वो जल्दी से मिलनी चाहिए। तो उन्होंने इस बातचीत में हमारे साथ वो भी सम्मिलित हैं
और सरकार के रेगुलेटर, सरकार के मिनिस्ट्रीज भी सम्मिलित हैं। अब इश्यू ये आता है कि उन्होंने इंडेमनिटी बाकी सब देशों से ली है, कि ऐसा जो वेवर है वो सब देशों से लिया, अमेरिका ने भी दिया है और देशों ने भी दिया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडेमनिटी हमारे देश को भी देनी चाहिए। हम उस डॉक्यूमेंट का, उन शर्तों का, उस पैराडाइम का, फ्रेमवर्क का अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं और उसके ऊपर फैसला जो भी भारत के लिए उचित होगा, पीपल ऑफ इंडिया के लिए जो उचित होगा, वो फैसला किया जाएगा। इस साल फाइजर की वैक्सीन आ पाएगी किसी महीने तक? वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो उन्होंने जो इंडिकेट किया है वो जुलाई ऑनवर्ड्स का उनका इंडिकेशन है, अभी जैसे बताया गया है। लेकिन डायनेमिक सिचुएशन है, जैसे आगे बढ़ते हैं हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी हम कहें उनको कि आप वैक्सीन दीजिए, और कोशिश करेंगे कि ये फैसला जल्दी से जल्दी हो। नंबर पर कुछ बात हुआ है सर? कितने आपने ऑर्डर किए हैं वायल्स? अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं। उन्होंने इंडिकेट किया है कि 5 करोड़ डोजेस तक उपलब्धता हो सकती है। अब सर मैं बच्चों की वैक्सीन को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बताया कि कोवैक्सीन भी ट्रायल्स कर रहे हैं, आपने कोविशील्ड का भी बताया है, क्या विदेशों से भी जॉनसन है, फाइजर है बच्चों के लिए वैक्सीन? बच्चों पर वैक्सीन का क्या स्टेटस है और कैसे भारत सरकार उस पर आगे बढ़ रही है? आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों के ऊपर वैक्सीन जो अभी अप्रूव हुआ है वो फाइजर वैक्सीन अप्रूव हुआ है 12 साल के बच्चों तक, और 1-2 देशों ने 12 तक अभी कुछ ही पिछले 1-4 दिनों में थोड़े अरसे से ही उसको लागू किया है। लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन की कोई रिकमेंडेशन, जेनेरिक रिकमेंडेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है ऐसा नहीं है। फाइजर को ये लाइसेंसर मिला है, और इसी तरह से मॉडर्ना के बारे में भी चर्चा हो रही है कि उनको भी बच्चों में इस्तेमाल करने का लाइसेंसर मिलने की उम्मीद है। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे देश का कोवैक्सीन जो है वो भी बच्चों के ट्रायल तक पहुंच गया है। वो काम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, और वो कवर करेंगे कि ये बच्चों में सुरक्षित है और बच्चों में क्या इम्यूनोजेनिक इसका पोटेंशियल है या नहीं है। इसी प्रकार बाकी वैक्सीन भी जो है वो बच्चों पे टेस्ट होंगे, और बच्चों का जो डेटा आएगा उसके मुताबिक उन वैक्सीन का उन इस एज ग्रुप में इस्तेमाल की बात की जाएगी। हमें ये याद रहना चाहिए कि बच्चों का वैक्सीनेशन एक रिलेटिवली न्यू साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मुद्दा है, और ये इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि जब इन्फेक्शन होती है, बच्चों की इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक नहीं होती, बच्चों की इन्फेक्शन सीरियस नहीं होती, और हाँ, लेकिन वो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और एसिम्टोमेटिक तरीके से इन्फेक्शन का इंसिडेंस रहता है। तो ये जरूरी है हमें जानना कि जब वैक्सीन की जरूरत बच्चों तक देने की पड़ेगी तो तब तक हमारे पास जरूर ये सॉल्यूशंस होंगे। जो वैक्सीन और बन रहे हैं देश में, चाहे जाइडस है चाहे बायोई है, आई एम श्योर वो जब सिद्ध हो जाएंगे एडल्ट पॉपुलेशन के लिए तो फिर आगे बच्चों के लिए भी उनके ऊपर ट्रायल होगा। हमेशा याद रहे कि जब भी ड्रग नई डिस्कवर होती है, बनाई जाती है, वैक्सीन बनाए जाते हैं, शुरुआत एडल्ट से होती है, वो सेफ्टी पूरा होने पर ही बच्चों की तरफ उनका ट्रायल वगैरह। पॉल साहब, अब मैं एक मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन पर बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, ये यहाँ अगर रिसर्च के जरिए हो, रिसर्च के बाद हो, जैसा कई मुल्कों ने किया है, वो कोविशील्ड और फाइजर की वैक्सीन की इंटरमिक्सिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब एक गलती मानी जाएगी ना कि बिना जानकारी के आज यूपी के सिद्धार्थनगर में मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन कर दी गई। कुछ लोगों को पहला डोज कुछ और पड़ा था, दूसरा डोज कुछ और पड़ गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो एक तरह का मतलब ये अब जमीन पर ट्रायल हो गया, मतलब आप कह रहे हैं कि सीरियस नहीं है, लेकिन कम समय पे इसको बताएं कि ये सीरियसली लेने वाली चीज है और इस तरह की लापरवाही के लिए तो जगह नहीं होनी चाहिए ना डॉक्टर पॉल। हमारा एसओपी बिल्कुल क्लियर है और इस एसओपी को लाखों हेल्थ केयर वर्कर्स ने निभाया है। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है कि जो वैक्सीन की पहली डोज मिले, सेकेंड डोज उसी ही वैक्सीन की मिलनी है। ठीक है, अगर एक किसी जगह पे ऐसा खबर आई है कि उस एसओपी का उल्लंघन हुआ है तो वो कंफर्म होनी चाहिए, और उसमें जो एसओपी का जिस वजह से ये उल्लंघन हुआ है उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक साइंटिफिक क्वेश्चन है कि अगर एक वैक्सीन मिलता है किसी को और दूसरी डोज या बाद में दूसरा वैक्सीन मिल जाता तो उसका प्रभाव क्या है।
तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंटिफिक एविडेंस ये दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसे हो जाए तो कोई सीरियस बात शायद नहीं होती। और ये भी इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अगर एक वैक्सीन से ज्यादा एक व्यक्ति को मिलता है एक तरह के वैक्सीन के से दूसरी बारी दूसरा वैक्सीन मिलता है, मान लीजिए बूस्टर डोज में, हाँ। तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे प्रोटेक्शन में बढ़ोतरी मिलती है। तो ठीक है। इन शॉर्ट द पॉइंट इज बीइंग मेड इज दैट साइंटिफिकली हाँ। दिस इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन, बट पॉसिबली नॉट अ सीरियस, हाँ। पॉसिबली। ठीक है, अब टेकन, पॉइंट टेकन, लेकिन इसी के साथ ऐसी शुरुआती लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करी हूं सर, बहुत वक्त की कमी है, 2 लाइन में इसका जवाब दीजिएगा। आपने स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप पर भी इस पे कहा, आपने कहा हमने स्टेट्स को सिर्फ ये कहा है कि आप अपने लेवल पर भी कोशिश कीजिए, लेकिन हम लगातार एक कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं सेंटर वर्सेस स्टेट्स। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर युद्ध की स्थिति आएगी तो क्या हमें कहेंगे कि अपने से हथियार खरीदो, स्टेट्स कह रहे हैं हमें सेंटर से वैक्सीन नहीं मिल रही, हमारे वैक्सीन सेंटर्स बंद है। ये क्यों हुआ है, ये परिस्थिति क्यों बनी है? देखिए, इस नोट में यह समझाने की कोशिश करी गई कि फ्लेक्सिबल पॉलिसी की जो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ने करी, हाँ। उसको मद्देनजर लेके एक बदलाव किया गया और उस बदलाव की जो बैकग्राउंड थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। लेकिन हमें इस महामारी से तो बिल्कुल मिलके वन नेशन होके हमें लड़ना है। राज्य और यूनियन गवर्नमेंट इस लड़ाई को इकट्ठे लड़ रहे हैं, सीमलेस पार्टनरशिप है और इसको आगे बढ़ाना है और वैक्सीनेशन को उस चरम सीमा तक इसका अपटेक करना है। यह हम सब मिलके ही करेंगे और ये जो व्यवस्था बन रही है वो फीडबैक लेके एक दूसरे की बात समझ के फेडरल स्ट्रक्चर की इज्जत करते हुए आगे बढ़ने का जो रास्ता देश ने चुना है और पार्टनरशिप की तरह से चुना है उसको ही आगे लेके जाना है। और इसको करने के लिए जो भी वैक्सीन जहां से भी आता है लगता तो हमारे सिटीजन को ही, देश के नागरिकों और राज्यों की जो सिस्टम है उसके थ्रू ही लगता है। बिल्कुल, इसी को लेते हुए आगे एकजुट होकर देश बढ़ना है, महामारी को जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वीके पॉल। आप उस नेशनल जो एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन पर उसको हेड कर रहे हैं। आने वाले वक्त में एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये प्रोग्राम अच्छे से और तेजी से आगे बढ़े, हम भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े, इसकी उम्मीद लोग लगाए हुए हैं। आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, धन्यवाद आपका।